हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवा और आप लोग देख रहे हैं शिवा सिलेक्शन पॉइंट। दोस्तों, हमारी सेशन में आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जब भी जीएस का अब क्वेश्चंस आपको करवाऊँगा, तो जैसे मान लिया मेरा क्वेश्चन नंबर ये सही है, तो मैं आपको उसका थ्योरी भी कराऊँगा, ठीक है? तो दोस्तों मैं लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों मेरे पास इतना बड़ा बोर्ड तो है नहीं कि मैं आपको उस पे बोर्ड पे समझाऊँ, ठीक है? तो प्लीज़ दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। आपका भाई इतना मेहनत करता है, तो भी आपका भी फ़र्ज़ बनता है अपने भाई का सपोर्ट करिए, ठीक है? तो दोस्तों मेरे पा जो है मैं जितना कर सकता हूँ, उतना मैं आप लोगों के लिए करूँगा। आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है? तो चलिए, तो हम जो है अपने सेशन को शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर हमारा देखिए थंबनेल दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको 30 सेकंड का समय दूँगा। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जल्दी से जल्दी कर दीजिए। उसके बाद जो हम अपने सेशन को लेकर के आगे बढ़ते हैं। कमेंट ना करें तो भी कोई बात नहीं, वो तो लास्ट में आप लोग बताइएगा कि कैसा हमारा सेशन रहा, ठीक है? तो चलिए, तो आप लोगों के लिए मैं थोड़ा-सा 10 सेकंड का वेट करता हूँ, तब तक आप लोग कर दीजिए। चलिए मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद होगा कि आप लोगों ने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दिए होंगे, ठीक है? तो चलिए, तो मैं अपने क्वेश्चंस को लेकर के आपके पास जो है स्क्रीन पर लेकर के आता हूँ। चलिए, देखिए आपके जो है स्क्रीन पर हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है। सम्राट डैश डैश ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया था। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां या फिर अकबर। आपको दोस्तों पता है अकबर तो निरीक्षण था, ठीक है? निरीक्षक था, सॉरी दोस्तों, निरक्षर था, क्योंकि अकबर जो है पढ़ा लिखा नहीं था तो लिख नहीं सकता। आप लोग भी ऑप्शंस इस तरह से काट सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो है दोस्तों यहाँ पे थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया है कि सम्राट मतलब वो कौन सम्राट थे जिन्होंने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया था दोस्तों। तो देखिए औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां और अकबर, इन चारों ऑप्शन में से कौन सही है? अगर आपको पता है तो आपको बता सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों इसमें चारों ऑप्शन में से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, तो वो कौन थे? 1 मिनट जो है वेट करिए आप लोग, 1 मिनट नहीं, चलिए हो गया हमारा, ठीक है? चलिए, तो था अकबर। अकबर ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया था। वो कौन था? अकबर। ठीक है दोस्तों? चलिए, अब हमारा थ्योरी देखिए क्या कहता है। देखिए थ्योरी में महत्वपूर्ण बिंदु मैं लेकर के आया हूँ कि जरीन कलम उपाधि मुगल सम्राट अकबर ने कश्मीर के मोहम्मद हुसैन को उनकी बेहतरीन नक्काशी लिखावट के लिए एक उपाधि दी थी। अकबर द्वारा दी गई अन्य उपाधियाँ: पहला कट कट्ठाभरण, वाणी विलास, तानसेन, यानी कि महान संगीतकार थे कौन? तानसेन। और कविप्रिय राजा बीरबल, ठीक है? सीरी कलम, ख्वाजा अब्दुल समद चित्रकार थे दोस्तों, जो है महापात्रा की उपाधि नरहरि को दिया था। अमीर उल उमरा को जो है राजा भगवान दास को दिया था, ठीक है? अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट राणा वीरसाल के महल में हुआ था, ठीक है दोस्तों? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कदमाई, ठीक है दोस्तों? कदमाई डैश डैश राजवंश के तहत भू राजस्व का एक स्वरूप था। तो कौन था? तो आपको बताना है, चोल, कुषाण, चालुक्य या फिर गुप्त। आपके पास 4 ऑप्शन है, इन चारों में से बताना है कि कौन-सा सही है, ठीक है?
कदमाई राजवंश के तहत भू राजस्व का एक स्वरूप था, तो हमारा दोस्तों था चोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, चोल। चलिए, चोल हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए हम आगे देखते हैं थ्योरी में क्या है। देखिए थ्योरी में है चोल साम्राज्य और टैक्स है। कदमाई चोल काल में लिया जाने वाला मुख्य भूमि कर था। इसके अलावा बेटी बिना मजदूरी के कराया जाने वाला जबरन श्रम भी एक प्रमुख कर था। ठीक है, चोल वंश का संस्थापक विजयालय 850 से 871 ईस्वी को चोल साम्राज्य का स्थापक माना जाता है। राजकीय भाषा इस राजवंश ने तमिल और संस्कृत को राजकीय भाषा के रूप में अपनाया था। भूमि के अन्य कर अन्य प्रकार ब्रह्मादेव ब्राह्मणों को उपहार में दी जाने वाली भूमि, यानी कि ब्राह्मण को उपहार में दी जाने वाली भूमि को ब्रह्मा दे कहते हैं। शाला भोग जो है, शाला भोग किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि। बेलन बेलन व गाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि। अंतिम शासक चोल साम्राज्य के अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी? सबुद्दीन इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोइनुद्दीन बहराम या फिर गयासुद्दीन बलबन। आपको बताना है इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा बिल्कुल हमारा सही है। आपके पास चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन को जो है बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद होगी कि आपको हमारा ये सेशन भी पसंद आ रहा होगा। तो आइए मैं जो आपको बताता हूँ कि हमारा कौन सा बिल्कुल सही है। वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। चलिए थोड़ा सा जो है हम अपने पेन का आकार थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि जो है अच्छे से लिखा जा सके यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, बस थोड़ा सा वेट करिएगा। चलिए देखिए ये ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए रजिया सुल्तान शासनकाल, जो रजिया सुल्तान का शासनकाल था वो 1236 से 1240। यह दिल्ली सल्तनत मुस्लिम और तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थी। यह इल्तुतमिश की बेटी थी। प्रशासनिक सुधार रजिया के पर्दा प्रथा का त्याग किया। रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा का त्याग किया और पुरुषों के समान बुर्का चो बु, बुका चोगा या कोट और कुलाह यानी कि टोपी पहनकर दरबार में हिस्सा लेना शुरू किया। विवाह रजिया की शादी भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से हुई थी। इनकी जो मृत्यु 13 अक्टूबर 1240 को कैथल यानी कि हरियाणा के पास डाकुओं द्वारा रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या कर दी गई। ठीक है, इसके द्वारा डाकुओं द्वारा। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है शुरू करते हैं अपने अगले सेशन को। चलिए आपके स्क्रीन पर आया है हमारा अगला क्वेश्चन और ये हमारा है चौथा क्वेश्चन। दोस्तों मैं 15 क्वेश्चन इस बार लेकर के आया हूँ ताकि मैं देखा ना चाहता था कि क्या मैं आपको थ्योरी भी और जो है इसका क्या नाम है क्वेश्चन दोनों मैं करा साथ में करवा पाता हूँ कि नहीं। तो दोस्तों कोई बात नहीं है, मैं करवा ले रहा हूँ। आगे से अगली बार जब मैं लेके आऊँगा तो अच्छे से लेकर के आऊँगा दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे, 30 उस क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। अब निम्नलिखित में से महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त गुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर रामगुप्त। आपको बताना इन चार ऑप्शन में से कौन हो सकता है। निम्नलिखित में से महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? तो वो हमारे थे चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, कौन थे भैया? चंद्रगुप्त जो है प्रथम थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट है।
चलिए, अब आइए देखिए थ्योरी में क्या लिखा गया है। कह रहा है कि हमसे कि चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के द्वितीय शासक घटोत्कच के पुत्र थे। घटोत्कच के पुत्र थे। इन्हें ही गुप्त वंश का पहला वास्तविक और स्वतंत्र शासक माना जाता है, जिन्होंने महाराजाधिराज की बड़ी उपाधि ली। गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की थी। अन्य गुप्त शासक समुद्रगुप्त, इन्हें भारत का नेपोलियन और कविराज कहा जाता है। कुमारगुप्त, इन्होंने प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। स्कंदगुप्त, इन्होंने प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया, यानी कि पुनः उसका जो उद्धार, यानी कि मुझे लगता है कि वो ध्वस्त हो चुकी थी, यानी कि उसमें मिट्टी उट्टी एकदम जमा हो गई थी, एकदम बिल्कुल लग नहीं रही थी दोस्तों, तो उससे साफ सफाई करवाया गया होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, इनके दरबार में कालिदास और धन्वंतरी जैसे नवरत्न मौजूद थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। कह रहा है कि बोध गया यानी कि बिहार एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है। यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना प्रथम उपदेश दिया था। यहाँ गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी कि महापरिनिर्वाण मतलब क्या होता है दोस्तों, कि गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हो गई थी। चलिए आपको बताना है कि कौन सा सही है। बोध गया यानी कि बिहार एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है। दोस्तों मैं भी जाने वाला था, लेकिन कुछ कारणवश जा नहीं पाया, लेकिन मैं एक दिन जरूर जाऊंगा बोध गया। ज़्यादा से ज़्यादा 2027 तक आते आते मैं बोध गया घूम आऊंगा, क्योंकि मेरा भी मन है वहाँ पर जाने के लिए। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति मिल हुई थी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए थ्योरी में क्या है। देखिए कह रहा है कि ज्ञान की प्राप्ति बोध गया। 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन निरंजना फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी कि निर्वाण प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। ठीक है, जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी यानी नेपाल में। शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन इनके पिता थे और माता का नाम महामाया थी। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। इन्हें बौद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। भाषा बुद्ध ने अपने उपदेश आम जनता की पाली भाषा में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु जो इनकी 483 ईसा पूर्व कुशीनगर यानी कि उत्तर प्रदेश में हो गई। ठीक है, वो भी दोस्तों इनकी मृत्यु कैसे होती है, तो इन्हें जो है एक जगह से निमंत्रण आता है, जो कि निमंत्रण में जाते हैं, तो उसमें जो क्या कहते हैं आप लोग, मशरूम मशरूम में जो है इन्हें खाने के लिए खाने में कुछ मिलाकर दे दिया जाता है, जिससे वो खाने के बाद वो जो है मृत्यु के शैया पर लेट जाते हैं। ठीक है, उनका प्रिय शिष्य आनंद था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तंजावुर तमिलनाडु का प्रसिद्ध रा, राजराजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है। भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान राम, भगवान गणेश। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऑप्शन नंबर जो हमारा है बी, भगवान शिव, तंजावुर, भगवान शिव। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑप्शन हमारे जो है थ्योरी में क्या है। राजराजेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, यह मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित और है, और पूरी तरह भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण चोल राजा राजराज प्रथम ने लगभग 1000 ईस्वी में करवाया था। यह मंदिर द्रविड़ शिल्प कला का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। भारत के अन्य प्रसिद्ध मंदिर और देवता विरूपाक्ष मंदिर, हम्पी कर्नाटक, भगवान शिव को समर्पित। मीनाक्षी मंदिर, मदुरई तमिलनाडु, भगवान शिव और माता पार्वती मीनाक्षी को समर्पित। पद्मनाभ भस्वामी मंदिर,
तिरुवनंतपुरम केरल भगवान विष्णु को समर्पित। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर ओडिशा भगवान शिव हरि हर रूप में जो है उन्हें स्वरूप है, जो है उन्हें जो है मंदिर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष की थी। उसने फरगना के राज सिंहासन पर विजय प्राप्त की थी। उसने 1494 ईस्वी में राज सिंहासन प्राप्त किया था। वह पहला मुगल सम्राट था। आपको बताना है ये कौन सा गलत है। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। जब सम्राट बाबर ने सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 साल नहीं थी दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं थ्योरी में क्या है। देखिए बाबर का इतिहास। जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर मुगल सम्राट का संस्थापक और पहला शासक था। उसका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। राज्यारोहण बाबर 1494 ईस्वी में केरल 12 वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी पर बैठा था। इसलिए 18 वर्ष वाला कथन गलत है। यानी कि जो 18 वर्ष की आयु थी वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, 12 वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी पर वो बैठा था। उपाधियां और नीतियां। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल जीतकर बादशाह की उपाधि ली। युद्ध में उदारता के कारण उसे कलंदर और जिहाद के नारे के बाद गाजी कहा गया। भारत में सर्वप्रथम तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग बाबर ने ही किया था। अब मुंबईयान नामक जो है पद्य शैली का जन्मदाता भी था। आत्मकथा बाबरनामा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई है। इसकी मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी हर्षचरितम अकबरनामा बाल मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, माल मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। अकबरनामा जो है अबुल फजल जो है लिखे हैं। अकबरनामा जो है अबुल फजल लिखे हैं अष्टाध्यायी पाणिनि। ठीक है, और जो हर्षचरितम है वो है बाणभट्ट जी के। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा बिल्कुल सही है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थ्योरी पे आते हैं। देखिए बाणभट्ट ये 7वीं शताब्दी के जो है संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। ये वर्धन राजवंश के राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। रचनाएं इन्होंने राजा हर्षवर्धन के जीवन पर हर्षचरितम लिखी। इनकी दूसरी प्रसिद्धि रचना कादम्बरी है, जिसे दुनिया का पहला उपन्यास माना जाता है। अन्य प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक अकबरनामा, आईन अकबरी, अबुल फजल, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूत, कालिदास, अष्टाध्यायी पाणिनि जो व्याकरणिक ग्रंथ है, रामायण, महर्षि वाल्मीकि, महाभारत, वेदव्यास, हर्ष अर्थशास्त्र चाणक्य यानी कौटिल्य, कामसूत्र वात्स्यायन, बुद्धचरितम बौद्धों की रामायण, अश्वघोष, महाभाष्य पतंजलि, पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा गुलेरी, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, गीत गोविंद जयदेव, नाट्यशास्त्र भरत मुनि, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट। ये जो है दोस्तों बिल्कुल इम्पॉर्टेंट पुस्तक ही और उनके लेखक हैं। दोस्तों अगर आप लोगों से मैं कहूँगा कि प्लीज़ इसका जो है स्क्रीनशॉट ले करके जो है, या फिर आप लोगों को तो मैं जो है पीडीएफ तो प्रोवाइड करवा ही दूंगा। आप लोग उससे जो है पढ़ लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में जिसमें जीएस तो काफ़ी हर एग्जाम में पूछा जा रहा है दोस्तों। जिस भी एग्जाम में मतलब जीएस का जो सेशन रहेगा कहीं न कहीं आपको ये पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। आप बता रहे हैं बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार किया गया था। बलवंत सिंह, चैत सिंह, उदित नारायण सिंह,
महीप नारायण सिंह। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा हमारा जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार किया गया था? तो वह है चैत सिंह। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, चेत सिंह का विद्रोह 1781 वारेन हेस्टिंग ने बनारस के राजा चेत सिंह से अत्यधिक धन और सैनिक सहायता की मांग की थी। मांग पूरी न होने पर वारेन हेस्टिंग ने उन्हें बनारस से गिरफ्तार कर लिया, जिससे वहां की जनता और सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। मशहूर कहावत हेस्टिंग को कहाँ से जान बचाकर भागना पड़ा था, जिसके बाद बनारस में यह कहावत मशहूर हुई। घोड़ा पर हौदा और हाथी पर जीन, चुपके से भी भागा वारेन हेस्टिंग। मतलब कि दोस्तों जो कहावत बना, मशहूर कहावत, हेस्टिंग को कहाँ से जान बचाकर भागना पड़ा था, जिसके बाद बनारस में यह कहावत मशहूर हुई। घोड़ा पर हौदा यानी कि दोस्तों हाथी पर हौदा रखा जाता है, और घोड़े पर चुपके घोड़े पर जीन रखा जाता है। हाथी पर हौदा, सॉरी, घोड़े पर हौदा और हाथी पर जीन, चुपके से भागा वारेन हेस्टिंग। ठीक है। वारेन हेस्टिंग के बारे में, यह 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता स्थानांतरित किया। भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवाद विलियम विल्किंस को वारेन हेस्टिंग ने ही आश्रय प्रदान किया था। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, सॉरी दोस्तों, कुतुब मीनार के 5वें और अंतिम तल का निर्माण निम्न में से किस शासक के दौरान किया गया था? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। यानी कुतुब मीनार का जो है निर्माण कराने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, उसी के नाम पर कुतुब मीनार पड़ा है दोस्तों। तो चलिए आपको 10वें का आंसर मैं बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक ने जो है इसे जो है बनाया। ठीक है, इसका जो है 5वें और अंतिम तल का निर्माण में शासक के दौरान किया गया था, तो फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है। चलिए आइए देखिए थ्योरी क्या कहता है। कुतुब मीनार का इतिहास, यह अफगानिस्तान की जाम की मीनार से प्रेरित है। नींव शुरुआत और 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने केवल आधार बनाया था। पूरा करवाया इल्तुतमिश ने उसकी 3 मंजिलें और जोड़कर इसे 4 मंजिल करवाया। 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी। तब उन्होंने उसकी मरम्मत करवाई और तब उन्होंने उनकी मरम्मत कराई और 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। अन्य प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें और निर्माता ताजमहल और लाल किला शाहजहां ने बनवा जिसे इसमें देखिए ताजमहल आगरा और लाल किला दिल्ली शाहजहां दोनों ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी आगरा आगरा में जो है अकबर गुजरात विजय की याद में बुलंद दरवाजा भी बनवाया। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में गुप्त काल के दौरान निर्मित हुए। हवा महल जयपुर सवाई प्रताप सिंह 1799 ईस्वी में बना था। और कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा पूर्वी गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने उसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो चलिए आइए हम देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वे वेलेजली। ठीक है, वेलेजली। आपको बताना है 11 का नंबर का ऑप्शन क्या है और कौन सा सही है। तो आइए मैं इसका जो आपको आंसर देता हूँ वो हमारा है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आइए देखिए, अवध का विलय 1856। डलहौजी ने अवध के नवाब वा, वाजिद अली शाह पर कुशासन और क्षेत्र के अशांत होने का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल 1848 से 1856 तक था और व्यपगत का सिद्धांत हड़प्पन नीति इसके तहत सतारा
जबलपुर, झांसी और नागपुर जैसे राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। भारतीय रेलवे के जनक इन्हीं के शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम बार बम्बई से ठाणे के बीच रेलगाड़ी चलाई गई। लाल डलहौजी ने बम्बई से जो है ठाणे के बीच रेलगाड़ी चलाया था। ठीक है, यदि दोस्तों आपको पता है कि कितना किलोमीटर की रेलगाड़ी जो चलाया गया था, तो अगर यदि आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो आइए देखिए इसमें क्या शिक्षा सुधार 1854 में शिक्षा से जुड़ा वुड डिस्पैच लागू किया गया। अन्य गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का जनक, प्रथम नियमित जनगणना 1881 की शुरुआत और प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, इनके समय 1857 की महान क्रांति हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपको बताना है 1856 में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया। 1856 में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था, आपको बताना है। आर्थर क्रॉफर्ड, एच फाउलर, चार्ल्स एटकिंसन, विलियम हंटर। आपको बताना है चार ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो आइए मैं आपको इसका जो है आंसर देता हूँ। आर्थर क्रॉफर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही है। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, बॉम्बे के प्रथम नगर आयुक्त आर्थर क्रॉफर्ड को 1856 में बॉम्बे का पहला 1865 में बॉम्बे का पहला म्यूनिसिपल कमिश्नर नियुक्त किया गया था। मुंबई का प्रसिद्ध क्रॉफर्ड मार्केट इन्हीं के नाम पर है। भारत में नगर निगम का इतिहास भारत के में सर्वप्रथम 1887 ईस्वी में मद्रास में नगर निगम का गठन हुआ था। ठीक है, 1800 जो है 1887 ईस्वी में मद्रास में नगर निगम का गठन हुआ था। इसके बाद 1726 ईस्वी में जो है 1687 ईस्वी में मद्रास में नगर निगम का गठन हुआ था। इसके बाद 1726 ईस्वी में कलकत्ता और बॉम्बे नगर निगम की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है वर्ष 1857 तक जो है डैश है भारत के मुगल सम्राटों का काल लगभग 200 वर्षों तक मुख्य निवास स्थान रह चुका था। परी महल, आगरा का किला, जहांगीर महल, लाल किला। आपको बताना है एक और है। ठीक है, तो दोस्तों लाल किला अभी तक है। ठीक है, बाकी और सब कुछ ध्वस्त हो गए होंगे। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर जो है डी ये हमारा बिल्कुल सही है। तो चलिए अब देखिए हम आगे शुरू करते हैं। देखिए क्या है, दिल्ली का लाल किला शाहजहां द्वारा निर्मित यह किला 1857 तक मुगल राजाओं का मुख्य निवास स्थान था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने इस पर पूरी तरह कब्जा कर लिया और अंतिम राजा बहादुर शाह जफर को जो है रंगून भेज दिया। लाल किले का निर्माण शाहजहां ने अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद के रूप में इसका निर्माण 1638 से 1648 लगभग 10 वर्ष के बीच करवाया था। मुगल साम्राज्य के कुछ खास बिंदु, प्रथम मुगल सम्राट बाबर था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय था। चित्रकला का स्वर्ण युग काल जहांगीर के शासनकाल में था। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग काल शाहजहां का शासनकाल। अनपढ़ निरक्षर मुगल शासक जो था बाबर था, सॉरी दोस्तों अकबर था। ठीक है, चलिए आपको बताना है कि राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर या फिर अकबर। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है अकबर। ठीक है, अकबर के शासनकाल में जो राजा टोडरमल
उसके राजस्व मंत्री थे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आगे। राजा टोडरमल यह मुगल सम्राट बाबर अकबर के दरबार में दीवान ए अशरफ थे। इन्होंने भूमि सुधार के लिए 10 साला व्यवस्था की शुरुआत की थी। भूमि पैमाइश टोडरमल ने भूमि को नापने के लिए पारंपरिक रस्सी के स्थान पर बांस के डंडों यानी कि लोहे की कड़ियों से जुड़े का उपयोग शुरू करवाया था। अकबर के जो है नवरत्न राजा बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फकीर अजीजुद्दीन, रहीम खान खाना। ठीक है दोस्तों, इनमें जो है कुछ लोगों के जो हैं इसमें नाम वगैरह जो है पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मीर जाफर को किस वर्ष में पुनः बंगाल नवाब के रूप में गद्दी पर बैठाया गया था? आपको बताना है कि 1746, 1674, 1647, 1763 से 64 के बीच में आपको बताना है। ठीक है, कौन सा सही है? तो हमारा है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट है। चलिए, तो देखिए जो है हमारा है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए जो है ये हमारा थ्योरी है। अब इस थ्योरी को आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग पढ़ लीजिएगा, और या फिर मैं इसका जो है पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग जो है वहाँ से पढ़ सकते हैं। यदि दोस्तों अभी तक आपको हमारा पीडीएफ नहीं प्रोवाइड हो रहा है तो दोस्तों इसके लिए आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।